नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर से आप शुरुआत करते हैं। लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एलएसी पर 1 किलोमीटर तक पीछे हटी है चीनी सेना। गलवान घाटी के पास बना बफर जोन दोनों देशों में बातचीत के बाद बदल गया है माहौल। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवान। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लद्दाख से, जहां एलएसी पर 1 किलोमीटर तक पीछे हट गई है चीनी सेना। गलवान घाटी के पास बफर जोन बन गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद माहौल बदल गया है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हुए थे, जिसको लेकर लगातार तनातनी जारी थी। अब हालांकि एलएसी पर 1 किलोमीटर तक चीनी सेना पीछे हट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर 1 किलोमीटर तक पीछे हट गई है चीनी सेना। भारत और चीन के बीच मई के महीने में जारी विवाद में अब बड़ी खबर सामने आई है। 15 जून को जिस जगह पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी, अब वहां से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा था। ऐसे में ये इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है। आपको बता दें कि एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी में हिंसा वाले स्थान के पास से करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई है चीनी सेना। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी हैं। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया गया है ताकि किसी तरह की हिंसा की घटना फिर से ना हो पाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास पेंगोंग लेक तक चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने है। वहीं जून के पहले हफ्ते में दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर सैन्य लेवल पर बात हुई, लेकिन 15 जून को इसी दौरान गलवान घाटी में झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ। आपको बता दें कि भारतीय सेना के जवानों ने करीब 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया था, लेकिन उसने कभी इसे नहीं माना। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 6 जून, 22 जून और 30 जून को चीनी सेना से बात की, जिसमें मौजूदा स्थिति को वापस अप्रैल से पहले की स्थिति पर ले जाने की बात कही गई। भारत अपने मुद्दे पर अड़ा रहा, लेकिन चीन नहीं माना। वहीं बॉर्डर के पार चीन की ओर से बढ़ाई जा रही सेना की मौजूदगी के जवाब में भारत ने भी अपनी तैनाती को बढ़ा दिया। अब लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय सेना की कई टुकड़ियां तैनात हैं। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे कि एलएसी पर 1 किलोमीटर तक पीछे हट गई है चीनी सेना। जी देखिए, सूत्रों की माने तो जो चीनी सैनिक हैं वो करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं। जहां पर झड़प हुई थी उससे करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या चाइना अपने स्टैंड पर कायम रहता है, चाइनीज फौजी जो है वो फिर से क्या वापस आते हैं, क्योंकि चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है पीठ में छुरा घोंपने की। तो ऐसे में देखना यही होगा, क्योंकि जिस तरह से चाइना ने अपने जो सैन्य ठिकाने बना लिए थे, अब क्या चाइना उनको वापस हटाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 1.5 किलोमीटर पीछे जो है चाइना के सैनिक हटे हैं
ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चाइना के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसके चलते चाइना को वापस अपने कदम खींचने पड़े हैं, क्योंकि अमेरिका के 2 जंगी बेड़े जो हैं वो साउथ चाइना की तरफ जो है वो बढ़ चुके हैं, वहां पहुंच चुके हैं। और इसी के चलते चाइना लगातार कोरोना के चलते भी दबाव में है, और भारत के साथ अब जिस तरह से उसने झड़प की है, जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 40 से ज्यादा उनके जवान जो है मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो पड़ा हुआ है। चाइना के आसपास जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं वो चाइना के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं चाइना अब समझ चुका है कि भारत के साथ ही समय युद्ध की स्थिति पैदा करना उसके लिए सही नहीं होगा। जी रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, घाटी के पास अब बफर जोन भी बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए बफर जोन बनाया गया है। मैं फिर वही कहूंगा कि उस बफर जोन के मुताबिक देखना यही होगा कि चाइना क्या अपने स्टैंड पर कायम रहता है, अपनी फौजों को फिर वापस, अभी क्योंकि वहां पर जो गलवान नाला है उसका जलस्तर भी जो है बढ़ चुका है, गर्मियां पड़ रही हैं, तो उसके चलते बर्फ पिघली हुई है और नाले का स्तर जो है वो भी बढ़ा है। अब ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि नाले का स्तर जो है उससे बढ़ा है, चाइनीज सैनिक जो है वो शायद उसी की वजह से पीछे हटे हैं। ये आने वाली जो स्थितियां होंगी, आने वाले जो दिन होंगे, उनमें जो परिस्थितियां जो है वो सामने आएंगी, उसी के बाद ही देखा पता सकेगा कि चाइनीज जो है वो किस प्रकार अपनी स्ट्रेटेजी को दर्शाते हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने अपने सैन्य ठिकाने जो है वो बना रखे हैं, क्या उनको वहां से वो हटाता है? अगर वहां से वो हटाता है उन सैन्य ठिकानों को, तो तभी जाकर हम कहेंगे कि चाइना फिर से पहले वाली स्थिति में पहुंच गया। लेकिन रविंद्र श्रीवास्तव, ऐसा तो नहीं है कि चीन एक बार फिर से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा था, क्योंकि चाइना हमेशा से ही पीठ में छुरा घोंपने वाला काम करता रहा है। अगर 62 की बात करें तो तब भी चाइनीज जो है उन्होंने हिंदी चीनी बाई बाई करते हुए जो है भारत के काफी सारा क्षेत्र जो है वो हथिया लिया था। और अब जिस तरह से वो पीछे हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को उस पर नजर रखनी होगी। तब जाकर जब स्थितियां पूरी तरह से साफ हो जाएं, तभी भारतीय हम चाइना के ऊपर जो है वो यकीन कर सकते हैं। जी रविंद्र श्रीवास्तव, अगर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की बात की जाए तो क्या इसका असर पड़ा है? जी देखिए, कहीं ना कहीं भारत के पीएम का जो दौरा है, अचानक दौरा था, उसका असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर कूटनीतिक तरीके से देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने बाहरी देशों में जो अपने दौरे करते रहे हैं, चाहे वो चाइना के साथ जितने भी देश लगते हैं उनके साथ लगातार वहां पर जाते रहे हैं। अमेरिका को अपना दोस्त बनाया है, रशिया पहले से ही भारत का काफी हितैषी रहा है, दोस्त रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर जो प्रेशर बना है वो इसी वजह से है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और केंद्र में जो बैठी सरकार है काफी ज्यादा मजबूत सरकार है। इसी की वजह से ये एक कदम भी माना जा सकता है कि चाइना इसी के चलते प्रेशर में आया है। रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वीडियो शेयर कर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है। कोविड-19, जीएसटी और नोटबंदी से जुड़ी विफलताएं, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। इन 3 विफलताओं और पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को फेल बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वीडियो शेयर कर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है। कोविड-19, जीएसटी और नोटबंदी से जुड़ी विफलताएं, इन 3 विफलताओं पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ये कहा गया है। राहुल गांधी की ओर से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भी फेल बताया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए राहुल ने कहा कि कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी से जुड़ी विफलताएं भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अध्ययन का विषय होंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने
पीएम नरेंद्र मोदी के कोरोना के 21 दिनों में पराजित करने से जुड़े एक बयान का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि भविष्य में कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी से जुड़ी विफलताएं हार्वर्ड में अध्ययन का विषय होंगी। राजीव तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से, राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर लगातार हमला करते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है। अब जो उन्होंने कहा है कि कोरोना से भी लड़ना है और अर्थव्यवस्था से भी लड़ना है और चीन से भी लड़ना है, यानी कि हर तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो लगातार सरकार के लिए यही एक संदेश दे रहे हैं कि सरकार को एक्शन लेना है कोरोना से भी लड़ने के लिए और हर तरीके से चीन से लड़ने के लिए भी और सुविधाओं के लिए भी और अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे लड़ना है, मगर कम से कम केंद्र सरकार को पहल करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार चीन के मुद्दे को लेकर या फिर कोरोना जैसी महामारी को लेकर या जो प्रवासी मजदूर थे उनको लेकर कहीं ना कहीं जो दिक्कतें थी वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर मरते हुए केंद्र सरकार को ही निशाना बना रहे हैं और खासकर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है अलग अलग मुद्दों पर। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए विषय रह गए हैं? क्योंकि कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के देशों में से तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो कि जहाँ लॉकडाउन लगाया गया था तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए लगाया गया था और उस टाइम पे लॉकडाउन सफल भी रहा था, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आई या फिर कहें आप जो तीसरे नंबर पर आ चुका है भारत कोरोना जैसी महामारी को चलते हुए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो संकेत दिया है कि भारत जो इतनी बड़ी तादाद के टॉप 10 लिस्ट के अंदर नहीं था और एकदम तीसरे नंबर पर आ गया, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है और कहीं ना कहीं राजनीति भी चमकाई जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से यही बार बार इशारा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार और कह सकते हैं नरेंद्र मोदी दोनों ही जिम्मेवार है कोरोना जैसी महामारी के लिए भी और चीन जैसे मुद्दे के लिए भी और जो प्रवासी मजदूरों को दिक्कत हुई थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति जरूर की जा रही है इसके अंदर। जी राजीव तिवारी, सिर्फ कोविड-19 है नहीं, जीएसटी और नोटबंदी को भी उन्होंने विफलताएं कहा है। देखिए, बिल्कुल कहा। एक चीज तो स्पष्ट है कि जहाँ जिस टाइम पे नोटबंदी की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो भी सोची समझी से प्लानिंग के नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें हुई उसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी दोबारा से उसी तरीके से हमला करती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब जब कोरोना जैसी महामारी आई तो कहीं ना कहीं सरकार की जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं विफल हुई है, क्योंकि जब टॉप 10 लिस्ट के अंदर नहीं था भारत, तो अब तीसरे नंबर पर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी बनती है और इसको कांग्रेस पार्टी हर तरीके से बुलाने की कोशिश करेगी और इलेक्शन टाइम है तो कहीं ना कहीं उसको हाथ से उस मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाहेगी। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। एमपी से अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि एमपी में मंत्री कमल पटेल ने अमित शाह को पत्र लिखा है। कमलनाथ के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। कमलनाथ ने चीन से आयात के लिए अनापेक्षित रियायतें दी थी। आपको बता दें कि तत्कालीन यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चीन से जुड़े मामले की जांच को लेकर शिवराज सरकार के एक मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिलने के बाद आयात में दी गई रियायतों के लिए तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कमल पटेल ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मंत्री शाह को पत्र भेजकर कमल पटेल ने कहा है कि चीन से सीमा विवाद के चलते कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है। आपको बता दें कि मंत्री कमल पटेल ने कहा
कि मीडिया से मिल रही सूचनाओं के आधार पर चीन और तत्कालीन यूपीए सरकार के गहरे संबंध नकारे नहीं जा सकते हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन को दान के नाम पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास से करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद के दौरान पूर्व यूपीए सरकार का नरम रवैया इसी आर्थिक सहायता के कारण तो नहीं है, ये आरोप लगाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं एमपी से, जहां पर शिवराज के मंत्री कमल पटेल ने अमित शाह को पत्र लिखा है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कमलनाथ ने चीन से आयात के लिए अनापेक्षित रियायतें दी थी, ये कहा गया है कमल पटेल की ओर से। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तत्कालीन यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि कमल पटेल ने पत्र में लिखा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही नहीं, तत्कालीन यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे कमलनाथ ने चीन से आयात के लिए अनापेक्षित रियायतें दी थी। ये भी शक पैदा करता है कि कहीं ये उदारता राजीव गांधी फाउंडेशन को मिली आर्थिक सहायता की वजह से तो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उच्च आयुक्त के माध्यम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं महाराष्ट्र से, जहां सुशांत सिंह केस में पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन संजय लीला भंसाली पहुंच गए हैं। 2 फिल्मों में सुशांत को रणवीर सिंह से रिप्लेस करने के आरोप लग रहे हैं। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज है उनमें संजय लीला भंसाली का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि अब तक 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है मुंबई पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां संजय लीला भंसाली पर पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन वो पहुंचे हैं और 2 फिल्मों में सुशांत को रणवीर सिंह से रिप्लेस करने के आरोप लगाए गए हैं। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज है उनमें संजय लीला भंसाली का भी नाम शामिल है और अब तक 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है पुलिस। आपको बता दें कि सुशांत सिंह केस में एक और यहां पर कड़ी जुड़ती हुई ये नजर आ रही है। संजय लीला भंसाली पर आरोप लगे हैं 2 फिल्मों में रणवीर सिंह को अहम भूमिका दी थी, रिप्लेस किया गया था सुशांत सिंह राजपूत को, और वहीं इसी कड़ी में अब पूछताछ जारी है। मुरारी सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस में संजय लीला भंसाली पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं पूछताछ के लिए, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में अब तक 2.5 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। वहीं अब संजय लीला भंसाली जो है कि जांच के दायरे में आए हैं। बांद्रा पुलिस द्वारा उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिस तरीके से देश भर में आलोचना हो रही थी और लगातार इस जांच को लेकर सीबीआई की मांग की जा रही है, ऐसे में संजय लीला भंसाली से पूछताछ काफी अहम माना जा रहा है। देखना ये होगा कि संजय लीला भंसाली से पूछताछ में क्या कुछ निकलकर क्राइम ब्रांच बांद्रा पुलिस के हाथ लग पाता है। हालांकि 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन अभी तक कोई सबूत, कोई सुराग या फिर इस सुसाइड के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। अब जो पूछताछ हो रही है उन तमाम बड़ी हस्ती है जिनसे पूछताछ चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कई प्रोडक्शन हाउस सहित कई फिल्म निर्माताओं से भी पूछताछ होगी। देखना ही होगा कि बांद्रा पुलिस के सामने संजय लीला भंसाली क्या कुछ स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अभी भी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर जो सस्पेंस है वो पूरी तरह से बना हुआ है। बांद्रा पुलिस अभी तक कहीं से कोई सस्पेंस ओपन नहीं कर पाई है।
अब ऐसे में सबकी निगाह टिकी हुई है कि क्या कुछ स्टेटमेंट संजय लीला भंसाली की तरफ से बांद्रा पुलिस में दर्ज कराई जाती है। जी मुरारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई संजय लीला भंसाली बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। पूछताछ की जा रही है उनसे। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज है उनमें संजय लीला भंसाली का भी नाम है और अब तक 30 से ज्यादा लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। 2 फिल्मों में सुशांत को रणवीर सिंह से रिप्लेस किया गया था। इसी को लेकर आरोप लग रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में हर रोज 24,000 टेस्ट हो रहे हैं। 100 में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। राजधानी में कोरोना के कुल केस का आंकड़ा सोमवार को 1 लाख को पार कर गया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये अपील की। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार की ओर से सुविधा दी जाएगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जून के महीने में 100 में से 35 लोग कोरोना के मरीज होते थे, अब सिर्फ 11 लोग मरीज हैं। दिल्ली में अब रोज 20 से 24,000 के बीच में टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली में अब रोज़ 20 से 24,000 के बीच में टेस्ट हो रहे हैं। और अभी अभी मैं देख रहा था ऐप के ऊपर, दिल्ली में इस टाइम कोरोना के 15,000 के करीब बेड हैं टोटल, और उसमें से केवल 5100 बेड पे पेशेंट मरीज हैं। तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में मिला के केवल 5100 मरीज हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के अस्पतालों में 6200 मरीज थे कोरोना के, आज कम होके एक हफ्ते में 5100 मरीज रह गए। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो रही है, मरीज ठीक हो के घर जा रहे हैं। और इस टाइम दिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है। बेड्स भी आसानी से मिल रहे हैं, बेड्स को लेके कोई अफरा तफरी नहीं है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया था, देश का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन तब तक प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के जो ट्रायल किए गए दिल्ली में, ट्रायल के जो नतीजे आए, वो नतीजे ये दिखाते हैं कि प्लाज्मा से लोगों को कोरोना में मदद मिलती है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने और उसमें ये कहा कि दिल्ली में हर रोज 24,000 टेस्ट हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोरोना जैसी महामारी को लेकर काफी मुस्तैदी दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार यही कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं और हर तरीके से कोशिश की जा रही है। बेड का कोई अभाव नहीं है। अस्पतालों के अंदर जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी वो उन्होंने
सॉल्व कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है और यहाँ तक कि अब कमी भी नजर आने लगी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से टेस्टिंग के मामले के अंदर कहें या फिर कैसे कोरोना पेशेंटों की जो मरीजों की गिनती थी वो लगभग 4000 के करीब पार जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अब उसके अंदर कटौती होती चली जा रही है, क्योंकि लगभग 2000 के करीब या 2200 के करीब आंकड़े जो अब 24 घंटे के आने लगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने थोड़ी बहुत राहत की बात जरूर है, मगर कहीं ना कहीं जो उन्होंने टेस्टिंग के जरिया निकाला है, यानी कि डोर टू डोर जो टेस्टिंग की जा रही है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद हो रही है। जिस तरीके से जल्दी रिपोर्ट आ रही है तो जल्दी ही उन मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि 100 में से 11 लोग ही अब कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जबकि जून महीने में 100 में से 35 लोग कोरोना मरीज मिल रहे थे। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार अपने आंकड़े गिना रही है, तो कहीं ना कहीं जो धरातल की बात है वो धरातल के अंदर भी कहीं ना कहीं आंकड़ों में फर्क जरूर है, क्योंकि दिल्ली सरकार अपने आंकड़े गिनाती है और धरातल के अंदर कहीं ना कहीं आंकड़ों में जो इजाफा है वो कहीं ना कहीं जरूर है। मगर दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, ये बात में कोई दोहराए नहीं है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है कोरोना को हराने की, वो कहीं ना कहीं कारगर होती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि बेड का अभाव जो था उसको भी खत्म किया जा रहा है। जो वहीं अगर प्लाज्मा बैंक की बात की जाए तो दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बना है। इसी को लेकर अगर बात करें डोनर जो है, क्या वो आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से प्लाज्मा जो डोनेट की जो बात की गई थी और दिल्ली के अंदर सबसे पहले स्टार्ट भी प्लाज्मा ही दिल्ली के द्वारा ही किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, लोगों को काफी हद तक समझ में आ चुका है कि प्लाज्मा के द्वारा इलाज किया जा रहा है और एक प्लाज्मा से लगभग दो व्यक्तियों को इलाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं फायदेमंद बात है। मतलब हाँ, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जनता से अपील कर रही है कि जिन मरीजों का प्लाज्मा के द्वारा इलाज हुआ है तो वो कहीं ना कहीं अपना प्लाज्मा डोनेट करें, और लोग बाग कर भी रहे हैं, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि एक दूसरे का सहयोग बने और लोग बाग जल्दी से जल्दी ठीक हो। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।